अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। सब में पहले सब में अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान को जिनेवा से प्लेजेस हुई हैं तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज़्यादा की, और इसमें जो प्लेजेस की डिटेल्स अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक सब में ज़्यादा IDB यानी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 4.2 अरब डॉलर प्लेज किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 अरब डॉलर, वर्ल्ड बैंक से 2 अरब डॉलर। तो ये मेजर कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान को जो अपने डेवलपिंग पार्टनर्स से मिली हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक यानी बायलैटरल पार्टनर्स ने भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ कमिटमेंट्स या प्लेजेस किए हैं। इन प्लेजेस के अंदर EU यानी यूरोपियन यूनियन की तरफ से $93 मिलियन, जर्मनी की तरफ से $88 मिलियन, चीन की तरफ से $100 मिलियन, जापान की तरफ से $77 मिलियन, फ्रांस की तरफ से तकरीबन $350 मिलियन की प्लेजेस किए गए। इस तरह से ये अमाउंट तकरीबन 8.57 अरब डॉलर बनती है, $8.57 बिलियन। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट भी किया है, उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं थोड़ी देर पहले, और ऑफिशियली जो वहां से वर्जन आ रहा है जो अब तक हमने सुना है कि रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी के लिए ये तमाम पैसे कमिट किए जा चुके हैं। लेट्स हियर दिस के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब खिताब कर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने किस तरह ये तकरीबन 16 अरब डॉलर का जो इनिशिएटिव था फॉर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन ये जो पेश कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। The first part of the 4RF plan reflects the priorities for recovery and reconstruction, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. $16.3 बिलियन का इनिशियल असेसमेंट है, और ये बताया गया कि लॉन्ग रन के अंदर यानी आगे जाकर तवील मुद्दत के अंदर पाकिस्तान को मजीद पैसा दरकार होगा। ये सारी कमिटमेंट्स, ये सारी प्लेजेस जो हैं, ये पाकिस्तान आइंदा 2 से 3 साल के अरसे के अंदर सिक्योर कर सकेगा। खासतौर पे 4.2 अरब डॉलर की जो कमिटमेंट है फ्रॉम द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये 2023 से 2025 के दौरान मैच्योर होगी। ये जो प्लेजेस होंगे ये मैच्योर होते हुए हमें नजर आएंगे। साथ साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यहाँ पर खिताब किया। उनकी तरफ से जो मैसेज कहा तमाम जो वहाँ पे डोनर्स थे उन सबको क्या कहा गया उनकी तरफ से, लेट्स हियर दिस ऑल्सो। 1 in 7 Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. Of the 33 million people, 16 million were children, 600,000 pregnant women. And 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. And we're looking forward to our reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan has worked with international institutions, including the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the European Union, to prepare a comprehensive framework document. जो हुकूमत ने जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का तखमीना इन डोनर्स को दिया है वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को माशी नुकसान इन सैलाबों से हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की माशी हालत हम सब जानते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं, माशी चैलेंजेस का सामना है, एक तरफ IMF प्रोग्राम है, और इन तमाम माशी अनसर्टेनिटीज़ के अंदर हमने देखा है कि वो माफिया फिर से एक्टिव हो चुका है जो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़ाती जेबें भर रहा है। हमने इस माफिया को एक्टिव होते हुए देखा पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में, हमने इस माफिया को एक्टिव होते हुए देखा चीनी में, गंदुम में और दीगर शोबों में। हमने इस माफिया को देखा जो एक्टिव हुआ, जो कि जखीरा अंदोजी में मुलविस पाया गया, और डॉलर्स तक के हवाले से हमने स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को देखा। लेकिन आज हम जिस कमोडिटी की बात करने जा रहे हैं वो सोना है। हमने देखा कि पाकिस्तान के माशी हालात का फायदा उठाकर ऐसे बहुत से स्पेकुलेटर्स और पूरी सट्टा माफिया पाकिस्तान की सोने की मार्केट में, जिसे बुलियन मार्केट कहते हैं, उसमें एक्टिव हो गई, और ये इस तरह से एक्टिव हुई कि इसने कीमतों के अंदर बेपनाह इजाफा किया। मैं आपके सामने टॉप लाइन रिसर्च की एक रिपोर्ट रखता हूं, जिस रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकेंगे कि पाकिस्तान में तमाम एसेट क्लासेस का एक कंपैरिजन साल 2022 का, जिससे अंदाजा होगा कि अगर आपने ₹1 गोल्ड में लगाया हो या ₹1 डॉलर में लगाया हो या ₹1 किसी बैंक के सेविंग डिपॉजिट में रखा हो, तो आपको कितना मुनाफा मिला होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने साल 2022 में ₹1 या मिसाल के तौर पे ₹10 बैंकिंग डिपॉजिट में सेव किया, सेविंग डिपॉजिट में, तो उसको 11% आपको उस पर रिटर्न मिला होगा। इसी तरह अगर आपने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में ये पैसा डाला होगा 100 इंडेक्स में, तो आपका 10% का नुकसान हुआ होगा साल 2022 में। लेकिन अगर आपने ये पैसा डॉलर में रखा होगा
तो आपके पैसे की कदर यानी आपकी जो वैल्यू है पैसे में तकरीबन 28% का इजाफा हुआ होगा। और अगर आपने ये रकम सोने के बिस्किटों में रखी होगी तो इसमें इजाफा तकरीबन 43% का हुआ, 43% का हुआ। अगर हम तमाम एसेट क्लासेस से कंपैरिजन करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक चाहे आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हो या पीआईबीज हो 10 ईयर यील्ड वाली, या स्टॉक मार्केट हो या डॉलर हो, या इसके अलावा टी-बिल्स हो या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो, अगर आपने गोल्ड में पैसा लगाया होगा तो उसकी कीमत में 43% का इजाफा हुआ। तो यही वो इस वक्त कहा जाए कि कैंडी थी जिसकी बुनियाद पर तमाम जो स्पेकुलेटर्स थे, सट्टा माफिया थी, वो सरगर्म हुई और उन्होंने इस मार्केट को अपने काबू में ले लिया। ये मैं नहीं कह रहा कि मार्केट काबू में आ गई, बल्कि मार्केट से जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल बायर मार्केट से जा चुका है और ओवरऑल जो मार्केट कंट्रोल की जा रही है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए किए जा रही है, जिसकी तफसीलात आगे चल के आपको प्रोग्राम में बताएंगे भी। अब से कुछ माह कबल हमने देखा था कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की तरफ में जब इजलास हुआ तो वहां पर एफबीआर के ऑफिशियल्स की ये इंकशाफ भी हुआ था कि किस तरीके से सोने की मार्केट अनरेगुलेटेड है, कितना अनडॉक्यूमेंटेड पैसा इसमें शामिल हो चुका है। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बताया गया था कि मुल्क में सालाना 80 टन सोना स्मगलिंग के जरिए दरामद होने का इंकशाफ हुआ था। यह बताया गया था कि गोल्ड एसोसिएशन हुकाम ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी थी कि पाकिस्तान में सोना दरामद करने की कोई पॉलिसी और टैक्स निजाम नहीं है। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि डायमंड भी स्मगलिंग के जरिए आ रहा है, जिस पर मेंबर एफबीआर ने इस कमेटी के इजलास में जनवरी 2022 से बताया था कि पाकिस्तान में सालाना 160 टन सोना इस्तेमाल में आता है और 80 टन सोना मुख्तलिफ ममालिक से स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान आ रहा है। यानी आधी जो डिमांड है वो स्मगलिंग के जरिए पूरी हो रही है। पाकिस्तान में सोने की मार्केट तकरीबन 2.2 खरब रुपए की हो चुकी है और इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है यानी जो रजिस्टर्ड गोल्ड मार्केट डिक्लेयर्ड है उसकी मालियत 29 अरब रुपए बनती है जो एफबीआर के पास आता है। 36,000 सोनारों में से सिर्फ 54 गोल्ड स्मिथ टैक्स देते हैं। ये एफबीआर ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दी थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को और कायमा कमेटी ने सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी थी जिसको कायमा कमेटी ने मुस्तरद कर दिया था इस तजवीज़ को। तो एफबीआर ऑफिशियल्स ये इंकशाफ कर चुके हैं कि 2.2 खरब रुपए की मार्केट में से सिर्फ 29 अरब रुपए की मार्केट रेगुलेटेड है और 54 सोनार जो है वो रजिस्टर्ड है। तो ये ऑलरेडी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर था और उसमें स्पेकुलेटिव मनी अब आ चुका है। हमने देखा है अंधाधुंध खरीदारी की जा रही है। एक दिन में कीमतों में ऐसा उतार चढ़ाव जो तारीख में कभी नहीं देखा गया वो देखा जा रहा है। सोने के अगर हवाले से कुछ फैक्ट्स और रखते चले आपके सामने तो इस हुकूमत के आगाज के वक्त सोने की फी तोला कीमत 1,31,400 रुपए थी। अगर 8 माह का अरसा देखा जाए तो इस 8 माह के अरसे के दौरान इनकी कीमतों में 57,200 रुपए का इजाफा हुआ। 8 माह में सोने की कीमत में तकरीबन 43% इजाफा इस तरह से देखने में आया। और जो गोल्ड काउंसिल की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है उसकी 3rd क्वार्टरली रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान सोने की तलब में तकरीबन 30% इजाफा देखने में आया। जुलाई से अक्टूबर मुल्क में 157 किलोग्राम सोना दरामद किया गया। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है जिसमें आपको बताते चलें कि जेन्युइन बाइंग या फिर जो ओरिजिनल कहा जाता है परचेसिंग पावर है शहरियों की वो तो खत्म हो चुकी है। ये तमाम बाइंग जो मेजॉरिटी देखी गई वो स्पेकुलेटर्स की तरफ से देखी गई जो मार्केट में एक्टिव हुए और मार्केट में एक्टिव होके उन्होंने इससे भरपूर फायदा उठाया। तो एक बार फिर आपको बताते चलें कि सोने की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ और साथ साथ ये जरूर बताते चलें कि इंटरनेशनल मार्केट में आलमी सतह के ऊपर ये कीमतें स्टेबल रही साल 2022 में, जहां पाकिस्तान में इसने एक साल के अंदर तकरीबन 41% का रिटर्न दिया। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो इस मार्केट के अहम पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ होंगे। जी हारून चांद ज्वाइन करेंगे जो कि ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं। उनसे जानेंगे कि क्या तारीख में कभी हिस्ट्री में उन्होंने अपनी जिंदगी में जब से वो सदर हैं इस तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी सोने में देखी है या नहीं देखी है। और भी मजीद सवालात मईशत के हवाले से इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में सोने की कीमतों में बेपनाह इजाफा और इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोने में भी माफिया एक्टिव हो चुका है? क्या इसमें काला धन लग रहा है? पैसों में जो इजाफा हुआ है, दुगना इजाफा, कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ है, इसकी वजूहात क्या है? और साथ साथ इसको 2022 की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास कहा गया है, एसेट क्लास के अंदर बेस्ट रिटर्न्स इसने दिए हैं। वजह आखिरकार क्या है, जानते हैं। हाजी हारून चांद साहब जो कि सदर है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, आपने कभी अपनी जिंदगी में, आप सालों से इस काम में हैं, कभी देखा है कि सोना इस तरीके से और इस तरह इसमें उतार चढ़ाव की कीमतों में नजर आए हमें कि सेकंडों मिनटों के अंदर कीमतें ऊपर जाए नीचे जाए? भाई साहब जी, 50 साल हुआ मुझे ट्रेड को, हमारे 75 ईयर मेरी उम्र है, मगर मैंने इतना तेजी से मैंने कभी गोल्ड के अंदर बाइंग नहीं देखी। असल में जो सूरत हाल जो IMF की तरफ से जो चल रही है, पाकिस्तान जो माफिया जो है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने डॉलर की तरफ तवज्जो की, तो डॉलर इनकी पोस्ट से बाहर हो गई, उसकी उड़ान उड़ रही थी। तो अब जो माफिया जो है, जो इन्वेस्टर है, वो गोल्ड की तरफ आ गए। तो ये माफिया सब एक्टिव किस तरह हुआ है, आप बताएं, क्योंकि क्या ये कैश की सूरत में आ रहे हैं आप लोगों के पास बिस्कुट खरीदने के लिए, या किस तरह से ये बाइंग हो रही है? ये जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, ये लोग हैं कौन? ये शुगर माफिया और दूसरे जो जखीरा अंदोज हैं, ये वो लोग हैं? आम बायर आ रहा है? कौन आ रहा है पैसा लेके आपके पास खरीदारी के? जितने भी पाकिस्तान के इन्वेस्टर है ना, जो चाहे स्टॉक में, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे वो कार डीलर हो, जो भी लोग अनसेटल हो गया, बैंकों से अपना पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ वो कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये गोल्ड जो है वो फिजिकली भी मांग रहे हैं और जबानी सौदे भी कर रहे हैं वीकली। तो वो सट्टा माफिया भी इसमें सरगर्म हो गए, इसमें चीनी के बड़े बड़े व्यापारी इसमें इन्वॉल्व हो गए और इस स्टेट को मेरे ख्याल से कहां तक पहुंचाएंगे। और यहाँ कुवत खरीद नहीं है, लोकल परचेसिंग पावर नहीं है, लाख की तिल नहीं बिक रही दिन भर में, और सोने की बाइंग में इतना इजाफा होता जा रहा है कि लाओ ले ले, बेच कम रहे, लाओ। एक वक्त था कि 10,000 रुपया अंडर कोस्ट पाकिस्तान में सोना था, अब तो अंडर कोस्ट तो हो गया खत्म, अब दुबई से वारे में आ गया। और मुझे आगे भी और मजीद तेजी लग रही है, क्योंकि हमने कुछ आवाजें लगाई थी और उससे थोड़ा सा नीचे आया, मगर वापिस मुझे लगता है कि ये तेजी हो जाएगी, क्योंकि हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब गए हुए, और इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहां से कुछ नहीं। ऐसा भी बताएं कि आपने कहा था आवाजें लगाई थी, आवाजें कैसे आपने लगाई थी? यानी मतलब किस तरह ये मैसेज मार्केट में कम्युनिकेट किया था कि आप निकल जाएं इस मार्केट से, या सोना जो है अपनी असल भाव से आगे चला गया है तो इसमें से स्पेकुलेटर्स निकल जाएं? आपने किस तरह मैसेज दिया था और उसके बाद फर्क क्या पड़ा था? कीमतें गिरी थी उस दिन, क्या कीमतों में फर्क आया था? फिर जितने लोग इनके ग्रुप है उसमें मैं खुफिया इनमें लोग, अच्छा। मैं हर चीज सुनता रहा, मुझे रात भर में 4 बजे तक सुनता रहा। जब 182 की आवाज लग रही थी, कोई ले नहीं रहा था, और सुबह 84, 86, 88 और 90 की जब आवाज लगी तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो मैंने कहा कि मैं ये बुलियन को बंद कर दूंगा, ये सट्टाबाजी को बंद कर दूंगा। अच्छा सर, ये ग्रुप्स व्हाट्सएप पर थे? ये जो आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, ये किस तरह के ग्रुप्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कि इसके भाव बढ़ा देते हैं? अच्छा, ये व्हाट्सएप पे ग्रुप था। मेरी एक मैसेज व्हाट्सएप पे गई है, वो पाकिस्तान तो पाकिस्तान यहाँ तक कि दुबई और अपने मस्कत और कनाडा तक ये बात चली गई कि मेरी मैसेज वहां तक क्या है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो कौन माफिया है जो मेरी एक वाइफ को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और उसी वक्त आधे घंटे में 15,000 रुपया भाव नीचे हो गया। तो मुझे लोगों के फोन आने लगे कि हमने सारे ग्रुप बंद कर दिए। तो पहला वो अपना कुबला दुरुस्त कर लो, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ट्रेड के लिए रात दिन एक करता हूँ, मगर पाकिस्तान को पहला हमारा मुल्क नहीं। लेकिन आपके मैसेज देने से फर्क पड़ा और आपका वजन है मार्केट में फर्क पड़ा, ठीक है, पूरे मैसेज पहुंचा, गिर गई। तो सर हुकूमत क्या सो रही है? हुकूमत के कानों में जू नहीं रेंग रही? वो क्यों नहीं मैसेज दे रही इन ग्रुप्स को? आप कह रहे हैं व्हाट्सएप पे एक्टिव है और ये तमाम कार्रवाइयां करते हैं, माफिया के तौर पे कलूसिव बिहेवियर है, तो कंपटीशन कमीशन, आपका नैब, आपके इदारे, आपका स्टेट बैंक, आपके दीगर कोई रेगुलेटरी फंक्शन, FBI वगैरह, कोई इनको इंतबा नहीं कर रहा कि आप निकले इस मार्केट से, या जो पैसा डालने हैं इसके अंदर इनको बोला जाए? भाई साहब देखिए, मैं क्या बताऊं, जाहिर है अल्लाह माफ करे कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, आखिर वो भी अपने आप को सेफ कर रहे हैं, तो वो अपने सेफ्टी में लगे हुए हैं। वरना अगर ये मुखलिस होते तो ये इसके ऊपर
मेरी इतनी आवाज मारने के बावजूद भी इनके कान में जो नहीं जा रही है। तो आप बताओ कि क्या होगा। अब छोटे लोग क्या कहाँ से जाएंगे। अब एक छोटा दुकानदार ऑर्डर लेता है और एकदम भाव 5,000 रुपये बढ़ जाता है। अब वो कहाँ से कारोबार कर सकेगा, कैसे देगा, कैसे कारोबार कर सकेगा। ये सट्टा माफिया जो है उसने इसको गोल्ड इंडस्ट्री को कब्जे में कर लिया है। और मैं आपके चैनल के थ्रू मैं हुकूमत से दोबारा कहूँगा कि ये लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना मैं अपने कानूनी तौर पे मैं हुकूमत को झिझोड़ रहा हूँ। जी साहब, हुकूमत क्या क्या कर सकती है? अगर हुकूमत सही तरह काम करती तो हुकूमत इसको रोकने के लिए क्या कर सकती थी? क्या एक्शंस हो सकते थे? क्या पकड़ धकड़ होती? किस तरह होता? क्या कार्रवाई होती? आप मदद करने को तैयार हैं हुकूमत के बारे में? जी, इनके पास इतना खर्च है तो ये खुफिया ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा। तो ग्रुप बंद कर दे, ताकि ग्रुप बंद कर दे और ये जो सट्टा माफिया जो ग्रुप बंद तो ऑटोमेटिकली ये सट्टा मार्केट बंद हो जाएगी और फिजिकल काम हो। मैंने लोगों को कहा है कि रेडी का काम करो। अगर आपके पास कोई 10 तोला मांगने आता है, आपकी ताकत है तो दो, ताकत नहीं तो माजत कर लो। मगर ये फिर नहीं तो फिर वो वीकली सौदा करते हैं। तो वीकली में अब ये कि बड़े बड़े तो सर्वाइव कर जाएंगे। जो देखे दुनिया के अंदर सट्टा माफिया चाहे वो क्रूड ऑयल पे आते हैं, कभी प्रॉपर्टी पे आते हैं, कभी गोल्ड पे आते हैं, कभी स्टॉक पे आते हैं, ये अपना काम करके निकल जाते हैं और ये छोटे लोग बेचारे जो है वो बढ़ जाते हैं। उनकी दुकानें बिक जाती हैं, उनकी गाड़ियां बिक जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिक जाती है। तो ये माफिया जो है वो हर दौर में सर कर रहा है और अब ये माफिया पूरे गोल्ड के इंडस्ट्री के ऊपर हावी हो गया। मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत अगर मेरा थोड़ा साथ दे दे तो मैं इनको नहीं, हुकूमत क्या करे सर? आप हुकूमत का साथ देने को तैयार ही नहीं? अगर FIA एक्टिव होता है, वजारत दाखिला एक्टिव हो जाए, राना सनाउल्लाह साहब अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम एक्टिव हो जाए, आप उनको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी माफियाज हैं, या आप उनकी मदद करें और हुकूमत आपकी मदद करे तो इसका सफाया हो सकता है? और ये कीमत फिर कहाँ आ सकती है? ये ओरिजिनल कीमत कितनी है हाजी साहब, ये बताएं जरा, कहाँ पर रुक सकती है जाके ये कीमत नीचे? भाई ये तो मुझे देखना आज एक इसको की हमने खबर चलाई थी, अभी 30 पे चल रहा है जी। और ये लगता है कि 90 तक ले जाएंगे। तो अगर ये सऊदी अरब में से कुछ खुशखबरी आई और IMF की तरफ से आएगा, नहीं तो मुझे ये लगता है कि ये 2 लाख करीब जाएगा। ये दोबारा बोलिएगा जब कितने पे आ जाएगा तोला? ये अगर सऊदी अरब से अगर कुछ खुशखबरी आएगी और IMF की तरफ से इस्लाम की तरफ से खुशखबरी आएगी, हाँ। तो सोना फिर 10,000 रुपए नीचे आ जाएगा। अच्छा। वरना 190 से ये 2 लाख के करीब चला जाएगा। और फिर 2 लाख पे और 2 लाख पे रुकेगा या फिर ये 2 लाख से भी ऊपर जाएगा? क्योंकि इसमें तो फिर और सट्टा माफिया एक्टिव हो जाएगा। अभी ये अंधे के हाथ में, अंधे को बारे कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। अब देख लो डॉलर इंडियन बैंक में क्या भाव है और माल क्या, डॉलर क्या भाव। इसी तरह गोल्ड इंडस्ट्री के ऊपर लग गया। अब गोल्ड इंडस्ट्री को तबाह बर्बादी करनी है इनको। अब कुव्वतें खरीद ली है, परचेसिंग पावर नहीं है, पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल दुकान में काम नहीं है, चीजों को सब सोने में बाइंड हो रही है। गोल्ड प्योर में बाइंड भी हो रही है और सट्टाबाजी भी हो रही है। पर परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी है, सोना जो खरीदा जा रहा है बिस्कुट पर खरीदा जा रहा है। दूसरा ये बताएं साहब, यहाँ से कहा जा रहा है कि सोना पहन के खवातीन भी दुबई जाती हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ से सोना दुबई भी जाता है, वो क्या मामला है? और दूसरा ये बताएं कि ये इसकी खरीदारी जिस तरह से हो रही है, अगर इस पर कोई रसीद या कोई डॉक्यूमेंट तो कुछ है नहीं इसका, क्योंकि FBR भी कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंटेड मार्केट नहीं है, तो इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए कुछ हो सकता है? मैंने कई दफा इंटरव्यू में अपने कहा है जी। अब तो दुबई से सोना हमारे में आ गया है जी। जब सोना अंडर कोस्ट था 10,000 रुपए अंडर कोस्ट था, क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पे परचेसिंग पावर नहीं थी जी। तो बैक टू पवेलियन लोग अपने औरतें जेवर पहन के वो दुबई जाती थी। और मैंने कई दफा अपने इंटरव्यू में प्रिंट मीडिया को कहा है, मगर इनकी कान में जू नहीं पड़ती है। यानी 80 तोले सोना लेडीज पहन के चली जाती है और उनसे सोना आराम से पहन के जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब बार बार ये कहता गया तो किसके कानों में जू नहीं पड़ती है। अल्लाह जानता है कि माफिया क्या काम कर रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी, अल्लाह इनको हिदायत दे बस। नहीं, और दूसरी बात जो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट किया जाए, FBR कह रहा है कि 2 खरब की 2 ट्रिलियन की मार्केट है, तो डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये क्या किस तरह से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि ताकि रोकथाम तो हो सके, कुछ इसको किसी तरह इस माफिया को काबू या इसको पकड़ा जा सके, वो शुरुआत हो वहां से। जितने भी गोल्ड इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दुकानें खोली हुई है पूरे पाकिस्तान की, मैं प्रेसिडेंट हूँ,
मैं दावे से कह रहा हूँ कि 98% लोग जो है इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, अच्छा। इनकम टैक्स में रजिस्टर, और जो पीओएस में सेल टैक्स में आते हैं वो भी रजिस्टर है। तो अब ये बात तो नामुमकिन नहीं है, वो सेक्टर से हटके भी काम हो रहा है ना, जैसे कि डॉलर भी लीगल भी काम हो रहा है, लीगल भी हो रहा है। तो इससे आप नहीं है जो लोग सब जो कारोबार करते हैं वो जेन्युइन काम करते हैं, वो जेन्युइन काम नहीं करते। जब मैं इनके खिलाफ बात कर सकता हूँ तो इनके लिए मैं फेवर भी कर सकता हूँ कि अपने कोशिश यही की है कि जितने भी 98% कराची से खेबर तक सब रजिस्टर है। अच्छा, और लेकिन ये बताएं साहब कि एफबीआर तो कह रहा है कि 29 अरब रुपए का रजिस्टर्ड है, 2 खरब से ज्यादा की मार्केट है। और दूसरी बात ये बताएं कि रिश्वत देने के लिए भी सरकारी एहलकार अब गोल्ड के बिस्कुट तलब करते हैं, चॉकलेट तलब करते हैं, कहते हैं चॉकलेट ला देना। तो ये खरीदारी कितनी बढ़ गई है कि रिश्वत के लिए जमीनों की बंदरबाट में रिश्वत, या जो मुख्तलिफ रिश्वत काम पहिए लगाने पड़ते हैं फाइलों में, उसके लिए भी बिस्कुट खरीदे जा रहे हैं क्या भाई साहब? देखिए, ये तो काम कानून नाफिज करने वाले और हुकूमत का काम है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं ये निशानदेही करूं कि इस तरह। बाकी आप समझदार है, मीडिया, प्रिंट मीडिया और सब कुछ समझदार लोग हैं, तो वो इतनी सी बात में तो छोटी बात में बड़ी बात समझ जाना चाहिए। तो मैं अब कोई किसी की मैं निशानदेही तो करने से रहा, मैं तो एक इंडस्ट्री का सदर हूँ, मार्केट का सफाई यूनियन का सदर हूँ। मेरा काम यही है कि आज तक किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। मैंने पहली दफा आवाज उठाई है ट्रेड के लिए कि ये ट्रेड को नुकसान नहीं पहुंचे और मुल्क को भी नहीं हुए, क्योंकि मुल्क है तो हमारा सब कुछ है। ये कुर्बानी, ये जो आजादी इसको कहते हैं, ये अल्लाह ही जानता है। ठीक है, ऐसा बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हाजी हारून शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी इस पूरी सूरत हाल पर। सोने की कीमतों में बेपनाह इजाफा, सोने की कीमतें यानी एसेट क्लास के दौर पर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो के लिहाज से देखा जाए, जिसके बाद इस सेगमेंट के बाद हम देखेंगे वो सब में ज़्यादा रिटर्न उन्होंने पोस्ट किया है। 41% का रिटर्न अगर किसी ने पैसा लगाया सोने में तो उसको 41% का रिटर्न मिला। इसकी डिटेल्स ही बताएंगे आपको और बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या है, क्या इस रुझान के अंदर कोई कमी आ सकती है आइंदा दिनों में, या ये रुझान मजीद बढ़ता जाएगा। जो रेट कोट अभी हाजी साहब कह रहे हैं, जिस हाजी हारून शाह साहब जो कह रहे हैं ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स के सदर के 1 लाख वो समझते हैं कि 10,000 कम हो सकता है अगर अच्छी खबर आती है फंडिंग के हवाले से, वरना 2 लाख तक ये जाता है। इस ब्रेक के बाद मुख्तलिफ सिनेरियोज को भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज तफसीलन बात कर रहे हैं सोने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है, वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अपनी जगह, और कीमतों में जो बेपनाह इजाफा हुआ उसकी वजूहत जानना है। हाजी हारून शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि अगर सऊदी अरब से अच्छी खबर आ जाती है, अगर कोई फंडामेंटल्स के हवाले से अच्छी इंप्रूवमेंट आती है तो 10,000 कीमत कम हो सकती है, वरना 2 लाख तक जा सकती है। वो कहते हैं माफियाज एक्टिव हैं, माफिया व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर कीमतें कम्युनिकेट करते हैं, और इसमें वो कहते हैं रियल एस्टेट, शुगर और दीगर जो जखीरा अंदोज होते हैं वो भी शामिल हो गए हैं, डॉलर में जो पैसा लगाते थे वो भी शामिल हो गए, और वो सब मिलकर इस कीमत को बढ़ा रहे हैं। और ये कीमतें वो कहते हैं जी कि आप 2 लाख से ऊपर जा सकती हैं अगर मुस्बत खबरें मईशत के हवाले से नहीं आती। खुर्रम शहजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत, अहम उमूर को समझते हमारे साथ। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि ये जो एज एन एसेट क्लास गोल्ड ने परफॉर्म किया है, आपने इसकी परफॉर्मेंस को कैसा देखा है? हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जो ट्रेंड जब से आप फिटनेस कर रहे हैं, आपने देखा है इस तरह का ट्रेंड, इतने सब्सटैंशियल गेन्स मिले इन्वेस्टर्स को इस एसेट क्लास में? जी थैंक यू वेरी मच इरफान। सबसे पहले तो अच्छा देखिए, अगर आप गोल्ड की परफॉर्मेंस देखें नवंबर तक की, यानी कि जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक की देखें, तो सिर्फ 0.4% जो है वो इजाफा था नेट इंक्रीज गोल्ड में। तो यानी कि गोल्ड में वो खास जो है ना इंक्रीज नहीं आया था नवंबर तक। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दिसंबर में और अब जनवरी तक, दिसंबर में खास तौर पे जो है ऑल टाइम हाई पे चला गया गोल्ड लोकल मार्केट। तो देखिए उसमें 2 वजूहत हैं। एक ये कि जब एक ग्रे मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट है कि लोगों को अगर डॉलर नहीं मिल रहा तो कैश सर्कुलेट करता है मार्केट में, तो समझते हैं कि हम बैंक में रखवाने के बजाय मैं बात कर रहा हूँ कैश इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी जो है, जो बिजनेस भी होते हैं, माफियाज हैं, या फिर जो है सेक्टर्स हैं बड़े बड़े, जहाँ पे जैसे रियल स्टेट सेक्टर है या फिर जिनका अपना सेक्टर है, उनके जो बिजनेसेस हैं
जहाँ पे सारा कैश में काम होता है, और रिटेल सेक्टर काफी सारा कैश में काम होता है। तो कैश इकोनॉमी जो है वो फिर ये है कि किस एसेट में जो है उस कैश को कन्वर्ट किया जाए ताकि कैश की वैल्यू है वो गिरे नहीं और एसेट ऐसा लेके जाए जिसकी वैल्यू में इजाफा हो। तो फिर हुआ ये कि जब आपको डॉलर नहीं मिल रहा था तो लोग गोल्ड की तरफ चले गए, तो उसकी वजह से गोल्ड में एकदम से स्पाइक आया है और ज्यादातर कैश इकोनॉमी गई है, ज्यादातर जो है ग्रे इकोनॉमी गई है, ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा हो गया है। एक आम पब्लिक मेरा नहीं ख्याल के इतना इस्तेताद होती है एक एवरेज जो है वो ज्वेल की कि वो जो है वो गोल्ड को जो है ना स्टोर कर सके। ज्यादातर हमारे यहाँ जो यूज सब कॉन्टिनेंट वो ज्वेलरी के फॉर्म में होता है, तो ज्वेलरी तो किसी मकसद के लिए यूज होती है, शादी ब्याह में यूज होती है ज्यादातर। तो वैल्यू इसलिए किया जाता है कि वो फैमिली की एक लेगेसी होती है कि अगली नस्ल आती है उसको जो है वो ट्रांसफर होती है। कैश इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी, ये सारी मिलके एकदम से जो है डॉलराइजेशन नहीं हो सकी तो वो गोल्ड मिलेगा। तो ये इसका रीजन हो कि गोल्ड एकदम से दिसंबर में इजाफा हुआ है। नहीं, और ये जो इजाफा हुआ है आपने कभी देखा इस तरह से इजाफा होता हो या इस तरह से अनसर्टेनिटी मार्केट में आ जाए कि डॉलर शॉर्ट हो गया तो अब इस पे आ जाओ और इसकी कीमतें बढ़ाओ, फिर इस पे मुनाफा कमाओ, और इस इतना मुनाफा इतने ज्यादा कीमतों में रद्दोबदल। अभी वो बता रहे थे हारून शाह साहब के एक दिन में कीमत 15,000 कम हो गई जब कोई अच्छी खबर आई, एक दिन में बढ़ गई। तो इतनी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, और क्या हुकूमत इसको रोक सकती है? खुर्रम शाह साहब, कोई रेगुलेटरी फंक्शन, कोई बॉडी, कोई इसको रोकथाम के लिए कुछ हो सकता है या ये मुमकिन नहीं है कि इसको रेगुलेट किया जाए इस मार्केट को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रेगुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो देखें, स्पेकुलेशन तो आपको किसी तरीके से भी जो है वो सपोर्ट या होने नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे तो आम आदमी को नुकसान होता है। देखें, इशू ये है कि जब आप डिस्टॉर्टेड पॉलिसी किसका रेगुलेट करना, ये एफबीआर है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, किसके डोमेन में आएगा कि ये आके नैब इसमें एक्टिव हो, एससीसीपी, कौन इसको रेगुलेट करेगा? खुर्रम शाह साहब, देखिए, गोल्ड जो है ना वो बुलियन है, तो आई थिंक गोल्ड जो है वो गोल्ड हो गया, करेंसी हो गई, सारा स्टेट बैंक के अंदर भी आता है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट की फेडरल एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली फाइनेंशियल क्राइम्स में आता है, स्पेकुलेशन है बहुत ज्यादा। तो ये होता है कि जो रेलेवेंट रेगुलेटर्स हैं, जैसे स्टेट बैंक है या एससीसीपी है, वो एंगेज करते हैं रेलेवेंट इदारों को कि आप इसमें स्पेकुलेशन को रोकें। तो देखें, स्पेकुलेशन तो किस तरह की जो है रोकी जा सकती है। आप अगर आज रेगुलराइज करें गोल्ड मार्केट को, रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलराइज करें, गाड़ियों की मार्केट को रेगुलराइज करें, रिटेल की मार्केट को रेगुलराइज करें, तो क्यों नहीं हो सकता? प्रॉब्लम ये कि पॉलिसी जो है ना वो डिस्टॉर्टेड है। मिसाल के तौर पे अगर आप जबरदस्ती इंपोर्ट्स को रोकेंगे, जबरदस्ती करेंसी को होल्ड करके रखेंगे, जब आपके पास करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए डॉलर्स ही नहीं होंगे, या करेंसी का होता है ना कि आपके पास अगर डॉलर्स हैं, खासे रिजर्व पास हैं, तो करेंसी में एक बैलेंस लाया जा सकता है करेंसी मार्केट। तो मेरे ख्याल में ये जो आप डिस्टॉर्टेड पॉलिसी लेके चल रहे हैं ना, जिसमें फिक्स एक्सचेंज रेट आपने किया हुआ है, बैंक रेट है वो आपने रोका हुआ है, और ओपन मार्केट में रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, वहाँ पे स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। तो फिर देखिए होता क्या है, जब आप इस तरह की पॉलिसी चलते हैं तो स्मगलिंग, ग्रे मार्केट, स्पेकुलेशन जो है ना बहुत ज्यादा तकवीत पकड़ती हैं। यही हुआ है गोल्ड मार्केट में भी, ये होता है। रियल एस्टेट मार्केट में अभी तो नीचे रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो है अब ज्यादा ट्रेडिंग होनी, लेकिन वहाँ पे इवेंचुअली जो है ना तो रेगुलेशन तो गवर्नमेंट का काम है। और दूसरी बात ये कि स्मगलिंग रोकना तो गवर्नमेंट का काम है ना, बट तो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ये खत्म हो जाएगी, ये तो नहीं चल सकेगी तो रेगुलेशन। और ये कितनी बार हुआ खुर्रम शाह साहब कि हमने अंदाजे लगाए कि हमारी ब्लैक इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ब्लैक इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ये जो सारा पैसा सोने में आ रहा है, ये आपको लगता है ये लेजिटिमेट वाइट मनी है, ये सारा ब्लैक मनी है? और अगर ब्लैक मनी है तो इसको कोई अकाउंट फॉर है या नहीं है? क्योंकि इतनी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी इतना सब्सटैंशियल अमाउंट अगर इन्वेस्ट हो रहा है और कि कीमतों को 10,000 15,000 रुपए ऊपर नीचे किया जा रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, आपको पता है $150 बिलियन से ज्यादा की जो है आपकी ग्रे इकोनॉमी है, $150 बिलियन से ज्यादा की, यानी कि ये कहने की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अगर $150 बिलियन की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है तो उसमें कुछ हिस्सा आपके रिटेल में होगा, कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में होगा, कुछ हिस्सा जो है आपकी बिलियन में यानी कि गोल्ड में और जेवरात में होगा, कुछ हिस्सा ये प्रेशियस मेटल्स में होता है, कुछ हिस्सा प्राइस आइटम्स में होता है, घड़ियां हैं, आपकी जो पेंटिंग्स हैं इसमें है, और बहुत सारी अशिया हैं। गाड़ियों में बहुत ज्यादा जाता है, ये मार्केट बहुत ज्यादा है, या जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स गाड़ियों की या कोई भी प्रोडक्ट की आप बात कर लें, आपके जो है ना कैश इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। तो ये
कहना जो है गलत नहीं है कि यहाँ पे पहले जो है ना वो ग्रे मार्केट से पैसा निकला होगा, कैश किया होगा। डेफिनेटली पहले होता ही यही है कि जब स्पेकुलेशन शुरू होती है तो बड़ा पैसा जाता है, ब्लैक पैसा ज्यादा जाता है, बड़ा पैसा जाता है, जो कि ये देखता है कि जी गोल्ड ले लें। फिर होता है ये पब्लिक उसको फिर फॉलो करती है, पब्लिक कहती है कि हर कोई कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, और हमारे भी तो सेविंग्स का इशू हो जाएगा ना अगर हमने फॉलो किया और अपने पैसे वहीं रखे जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है डिटेट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। अब ऐसे एसेट को लिए तो वैसे भी देखें गोल्ड जो है ना सेफ हेवन में आता है। जब भी आपकी करेंसी के इश्यूज बढ़ते हैं, जब भी आपके पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ते हैं, मैक्रो इश्यूज बढ़ते हैं, बढ़ता है इकोनॉमी में, इस तरह की बातें होती हैं। क्रिएट हो गया है अभी इकोनॉमी का, हर कोई ये कह रहा है कि बैंक तो नहीं डिपॉजिट्स निकाल लिए जाएं या इस तरह चले तो आप जो है ना गोल्ड में या डॉलर ले लें। हालांकि हमारा बैंक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा वेल रेगुलेटेड, बैंक तो नहीं है नाम चला होगा कि रेगुलेटेड है, कैपिटलाइज्ड है, वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है। लेकिन बात ये सकते ऐसी क्रिएट होती है जिसमें पहले बड़ा पैसा कैश इकोनॉमी जाता है, पब्लिक जाती है। और साहब ये आपको आइंदा ट्रेंड्स क्या नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई कमी आएगी? क्या आपको लगता है कि हुकूमत कोई आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं डिस्टॉर्टेड पॉलिसी है वो अपनी जगह, ये रेगुलेटरी फंक्शन एक्टिव होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं होता एक्टिव तो ये तो 2 लाख का रेट कोट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तकरीबन पहुंच चुका है वहां पर। और अगर कोई मुस्बत खबरें जो एज अ गोल्ड ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसोसिएशन वाले, वो कहते हैं कि नहीं आती सऊदी अरब से या जिनेवा या IMF के हवाले से ये 2 लाख जा सकता है। आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस प्राइस के हवाले से क्या है, और ये कहीं रुकेगा जाकर, या आपको लगता है ये आम आदमी की पहुंच से, जैसे गाड़ियां दूर हो गई, घर दूर हो गए इस माफिया की वजह से, अब सोना भी एक ख्वाब ही रह जाएगा कि कोई आम आदमी अफोर्ड कर सके इसको? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो है वक्ती तौर पे है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। एक तरफ आप देखेंगे 2 लाख पे चला गया, एक तरफ एकदम से आप 1.5 लाख पे देखेंगे, तो इसमें हाथ डालना ठीक नहीं, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव है। जब भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है तो उस पे नहीं जो है वो जो है ना उस पे इंटरव्यू चाहिए या इंटरव्यू किसी को उस पर बेट नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये देखिए गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट के 2 काम है। एक ये कि वो इंश्योर करे कि जो इस वक्त मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज छाए हुए हैं, उसकी वजह से हमारी जो है परसेप्शन खराब हुई, इसका कोई हल निकाले, उसको फिर सही कम्युनिकेशन दे मार्केट में, ये प्लान है, ऐसे हम डोनर्स के साथ जा रहे हैं, ऐसे IMF के साथ प्लान है, और मार्केट और इन्वेस्टर्स को जो कॉन्फिडेंस दें, खुद उसको बाय करेगी कि हाँ ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट में। सेकेंडली ये करें कि रेगुलेटरी थ्रू देयर इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने कहा CP है और जो है इंस्टीट्यूशंस है, तो मार्केट डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी काम करे, दूसरा मार्केट में देखे कहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो गई। ज्वेलरी मार्केट तो बहुत बड़ी, सारा कैश का काम होता है, तो आज तक क्यों नहीं की गई? रियल एस्टेट का मार्केट का काम इतना बड़ा है, रियल एस्टेट का आपकी कैश क्यों नहीं किया गया? इतने बड़े बड़े सेक्टर्स है, बॉन्ड मार्केट का किया गया। आपको याद है जो प्राइस बॉन्ड की बात की, उसको रेगुलराइज करने की बात की, उसमें काम थोड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं ये एरिया को इतना चीखता रहा है, क्यों हमें ग्रे लिस्ट में डाला? तो एक ये भी रीजन है कि आपके अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट में आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आप रेगुलेशन ही नहीं कर पाते, आपको पता नहीं होता कि कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ जाते हैं। इनफैक्ट नेशनल सेविंग स्कीम्स की मैं आपको बात बताऊं, जब MPF के ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो नेशनल स्कीम्स उस वक्त कैश रही थी। कैन यू इमेजिन कि गवर्नमेंट अपना इतना कैश में सेविंग सर्टिफिकेट बेच रहा था, अब फिर उसके बाद जाके ऑनलाइन किया और चेक के थ्रू किया, बैंक के थ्रू किया। तो क्यों नहीं करते ज्वेलरी मार्केट को रेगुलेट, क्यों नहीं करते दूसरे मार्केट को रेगुलेट? तो यहाँ सबसे ज्यादा तो जिस एरिया को छोड़ेंगे वहाँ पे जो है ना ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी हो, और ये इस तरह काम आदमी वहाँ से भी हर्ट और आम आदमी को ये बता दें खुद आपकी इंटरनेशनल मार्केट में भी नजर है, तो ग्लोबली ये ट्रेंड्स जो पाकिस्तान में नजर आए हमें कि इतना 41% या 43% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, क्या इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया था लेवल्स इतने फ्लक्चुएट नहीं हुए, वही रहे लेवल्स, तो ये ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल ही हमारा लोकल मार्केट का उठ गया हट गया कनेक्शन क्या हुआ है? ये सैफान बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये आपको मैं बताऊं कि आप इंटरनेशनल मार्केट का अगर इसका गोल्ड उठाए ना जी, उसको कन्वर्ट करें तो आपको पता है किस डॉलर पे आपकी प्राइस बनती है? तकरीबन 250 रुपए के डॉलर की प्राइस बनती है। यानी डॉलर ये 250 का हो तो ये गोल्ड की प्राइस बनती है जो पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि बाहर प्राइस नहीं है इतनी, यहाँ पे क्योंकि गोल्ड डॉलर नहीं मिल रहा तो डॉलर के इक्विवेलेंट प्राइस पे आपने गोल्ड ले लिया और गोल्ड बढ़ गया ऊपर। तो एक्चुअली ये बाहर का फिनोमेना नहीं है, हालांकि बाहर भी रिसेशन है और बाहर भी जब रिसेशन आता है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती होती है, लेकिन अभी नहीं हो रही थी ज्यादा जितना यहाँ पे जो है शूट हुआ है प्राइसेस। मैंने कहा ना नवंबर तक तो हमारे जो है 0.4% की जो है टर्निंग था गोल्ड का, और एकदम से दिसंबर में हुआ। तो इस पे तो आपकी जो है ना हेड्स शुड रोल, गवर्नमेंट के
सोचना चाहिए कि क्या हुआ अचानक से इस मार्केट में, क्या क्यों प्रॉब्लम होती, तो उसका एक्चुअली जो पॉलिसी स्टेप्स है ना उसका ही आउटकम है ये। अगर आप जबरदस्ती से रोकेंगे और उसका कोई लेवल बदल नहीं करेंगे, आप स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे, हमारे साथ के बॉर्डर्स बंद नहीं करेंगे, तो ऑपरेशन भी नीचे रहेगी ताकि आपके एसेट्स भी जो है वो ऊपर जाते रहेंगे, जिसमें पैसे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने खुरम शाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ जैसे खुरम शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी मईशत के हवाले से और इम्पैक्ट जो प्राइसेस का इंटरनेशनल लिंक है नहीं है, लोकली जो कीमतें बढ़ रही हैं। नाज़रीन, आपको हमने आज पूरी तरह कवर करके बताया कि किस तरीके से लोकल मार्केट में जो प्राइसेस मैनिपुलेट हो रही हैं, स्पेकुलेशन एक्टिव हो चुकी है और इसकी वजूहत क्या है। आपने ये भी जाना जो बताया गया इस प्रोग्राम में कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए बाकायदा बताया जा रहा है, रेट्स दिए जा रहे हैं आगे के, और वो फिर आगे स्पेकुलेशन जो स्पेकुलेटर्स एक्टिव होकर मार्केट को डिक्टेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कीमतों को। ये वो एक एसेट, एक ऐसा क्लास था जो शादी ब्याह की तकारीब में खवातीन खरीदती थी और अपने अपने जो इस वक्त रस्मों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये भी एक आम आदमी की पहुंच से निकल चुका है, क्योंकि इसमें स्पेकुलेटर्स एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक मनी, ग्रे इकोनॉमी आ चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर क्रैकडाउन या कोई इफेक्टिव एक्शन हो। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसे मेजर्स दिए जाएं जिसकी बुनियाद पर कीमतों को रोका जा सके, थामा जा सके, कहीं तो इसको कोई आके रोकथाम इसकी हो सके। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।